हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है अमरनाथ की यात्रा। अमरनाथ की यात्रा, इसका नाम है अमरनाथ की यात्रा। चलिए फिर शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है। प्रस्तुत पाठ के लेखक कन्हैया लाल लंदन हैं, जिन्होंने प्रसिद्ध तीर्थ अमरनाथ की यात्रा का रोमांचक वर्णन किया है। भारत तीर्थों का देश कहलाता है। धार्मिक मनोभावों से परिपूर्ण लेखक जब अमरनाथ की गुफा के दर्शन के लिए वहां गए, तब किन परिस्थितियों का उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया, इसका सरस वर्णन प्रस्तुत यात्रा वृतांत में किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग बात है इसमें। पिछले साल मैं जिस हादसे से होकर गुजरा था, उसका स्मरण आज भी मन में सिहरन पैदा करता है। वह क्षण मौत से सीधा साक्षात्कार क्षण था। मुझे याद नहीं पड़ता कि बचपन में कभी घोड़े पर सवार हुआ था, लेकिन भाई लोगों ने मेरी हालत देखकर घोड़े पर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। करीब 12,500 फीट की ऊंचाई थी। सामने बर्फ से ढकी शेषनाग झील में अपना मुंह झांकती ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे 3 पर्वत चोटियां। पहले ही बता दिया था कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी और सांस लेने में तकलीफ बढ़ती जाएगी। लेकिन जब मन में उत्साह होता है तो ना ऑक्सीजन की भावी कमी का एहसास सताता है और ना डर लगता है। लेकिन जब शरीर की मशीन जवाब देने लगती है तो फिर परमात्मा याद आता है। मेरे साथ ऐसा कुछ ही हुआ था। महागुंस की चोटी और टट्टू की वह खतरनाक दौड़। शेषनाग झील की कुछ तस्वीरें पहले देख चुका था। नीली झील का पानी ऐसा कि उससे निकलने वाली नील गंगा भी खूबसूरत हो उठी। लेकिन जब उससे आगे चलो तो महागुनुस की चोटी पर पहुंचने के लिए घोड़े पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से जूते का फीता बांधने के लिए झुकना भी ऐसे लगे जैसे एक मन बोझ उठाकर खड़ा हुआ हूँ। ऐसी हालत में दोस्तों ने सलाह दी कि नंदन जी, आप खतरा मत मोल लीजिए, स्वास्थ्य पहली चीज़ है, आप टट्टू पर सवार हो लीजिए। चुनाचे टट्टू जी की शरण ली। 14,500 फीट की ऊंचाई की प्रसिद्ध महागुनुस की चोटी पार करने के बाद उतार पर चल ही रहा था कि जनाब टट्टू जी रह रहकर बिदकने लगे। मैंने घोड़े वाले खान से कहा, खान तुम्हारा घोड़ा गड़बड़ करता है, मुझे डर लग रहा है। लेकिन खान के कान पर जू न रेगी। मेरी जान सांसत में कि नीचे हजारों फीट गहरा खड्डा जरा सी गड़बड़ हो कि हड्डी पसली ढूंढे ना मिले। तभी टट्टू ने एक जोर की हिनहाट लगाई और लगा दुलती झाड़ कर भागने। सारे यात्रियों में खलबली मच गई। मेरे सामने मौत का काला सन्नाटा। जिंदगी अपने बचाव के लिए किस कदर चिपटती है कि जो घोड़ा मेरी जान लेने पर उतारू था, उसी से बुरी तरह मैं चिपटा जा रहा था। छड़ों की बात थी और मेरा सफाया, लेकिन पता नहीं क्या कैसे हुआ कि मैं ज़मीन पर सही सलामत और खान कराहा रहा था। उसे घोड़े की लत्ती लगी थी। दुलत्ती लगती तो शायद समा कुछ दूसरा ही होता। मैं उत्तर कर 1 मिनट खड़ा रहा। नहीं पता इसलिए कि परमात्मा का धन्यवाद दे रहा था या इसलिए कि बाबा अमरनाथ के अनुनय विनय कर रहा था। बहरहाल मेरी अमरनाथ यात्रा सफल होते होते बच गई। सफल इसलिए कि श्रद्धा भावना, लोग कहते हैं कि तीर्थ करते यदि प्राण जाए तो आदमी सीधे वैकुंठ जाता है। मेरे वैकुंठ का टिकट कैंसिल हो गया था और लोग मुझे छू छू कर देख रहे थे। जाको राखे साइयाँ का जाप करते लोग गुजर गए। ऐसे में लोग पुण्य का हिसाब लगाने लगते हैं। मैं अभी इसी सकते से नहीं उभर पाया था कि खड्ड की तरफ गिरता तो क्या होता, पाप पुण्य का हिसाब कैसे जोड़ता। बहरहाल इस हादसे से मेरी तथाकथित साहसिक यात्रा अमरनाथ की यात्रा की तीर्थ भावना का पुल भी ले बैठी और मैं स्वभावतः तर्क की कसौटी पर श्रद्धा को भी कसकर देखने वाला कमरे बैज यात्री ईश्वरीय शक्ति पर आस्था रखकर पैदल आगे बढ़ने लगा। लेकिन आइए इस व्यक्तिगत हादसे के संदर्भ में आपको शुरू से अपने साथ ले चलूं। हुआ यूं कि एक दिन एक फ़ोन आया, नंदन जी कश्मीर चलिएगा। चलूँगा, कभी कश्मीर गया नहीं, कब चलना है। मैंने जवाब दिया, बताऊँगा, प्रेम कपूर और छोटे भी चल रहे हैं। इस तरह मैं इस महायात्रा का एक यात्री बनकर जुड़ गया था। जाने के दिन
तक सारी तैयारी पक्की। दिल्ली स्टेशन से जम्मू तवी तक रेल में और फिर बस से पहलगाम। जम्मू तक और भी कई बार जा चुके थे, मगर इस बार की यात्रा का कुछ दूसरा आनंद था। सैलानी टन्ने मूड में बेर भी लेकर किसी स्टेशन पर खाए तो सेब का मज़ा दें। जब जम्मू पहुँचे तो मारे गर्मी के दम निकला जाए। भला हो मेरे जम्मू रेडियो के मित्र वीर सक्सेना का, जो अपने 1 दर्जन नौजवान लेखक मित्रों के सहचर्य से दिन भर दिल ठंडा किए रहे, वरना जम्मू की गर्मी कश्मीर का नाम बदनाम करने पर तुली हुई थी। सुबह की बस के टिकट बुक करा लिए थे। रात काटने के लिए बस अड्डे के सामने टूरिस्ट हाउस में 2 कमरे लिए। रात आराम से कटी और सुबह तड़के उठकर सामान लेकर बस अड्डे पर जा लगे। सामान लादा और ड्राइवर साहब पूरे जम्मू शहर का चक्कर लगाते हुए हमें पहलगाम की ओर लेकर चल दिए। जम्मू शहर की परिक्रमा का कारण तब पता चला जब ड्राइवर साहब की पत्नी उन्हें हाथ मिलाकर विदा करने अपने घर से बाहर आईं। जम्मू के आगे छोटे बड़े टीले पहाड़ियों के बदलने लगे। दोपहर तक पहाड़ियाँ पहाड़ों की शक्ल में ढल गईं। चक्कर खाती हुई बस अब पटनी टॉप पर आकर रुकी तो हवा का ठंडा झोंका कश्मीर की जलवायु की वानगी देने लगा। पटनी टॉप पर जम्मू कश्मीर सरकार ने पर्यटक निवास बना रखे हैं। हरे भरे पाए के सीधे तने खड़े हुए वृक्षों के बीच लाल छतों वाले मकानों की शोभा देखते ही रह जाने लायक थी। मगर बस वाला भी इसी निगाह से बस चलाता तो पहलगाम पहुंचना नामुमकिन हो जाता। दोपहर का खाना पटनी टॉप से उतरकर खुद में खाया गया। इसके बाद की यात्रा दरिया ए चिनाब के इलाके की है, जो बहुत से पहाड़ों से घिरा है। फुसफुसे पहाड़ के धसके दिख रहे थे। थोड़ी सी बरसात पड़ी नहीं कि ऊपर से धसके का रास्ता जाम। कपूर ने बताया कि एक बार राम बन के इसी इलाके में फंसे चुके थे। अपने राम बस की खिड़की से चिनाब के भयंकर गंदे पानी का उफान मारता बहाव देखकर दंग थे। ये हाल तो बिना बरसात था। बरसात तो कहर बरपा होता होगा। मज़ा यह है कि पूरी कश्मीर घाटी की को जम्मू से जोड़ने वाला यही एक ज़मीनी रास्ता है। हवा में आप भले ही चले जाएं और दूसरा इसके अलावा कोई ज़रिया नहीं। हम ऊपर ही बढ़ते चले जा रहे थे जब तक जवाहर सुरंग नहीं मिल गई, और जवाहर सुरंग पाकर करने के बाद नीचे झांक कर देखा तो वेरीनाग हरियाली के खूबसूरत कटोरे में झांक रहा था। कंडक्टर साहब की कृपा की उन्होंने पूछने के लिए ऐलान कर दिया कि वेरीनाग कौन कौन देखेगा। हमारा दल हाथ उठाने में आगे था। हमें तो सभी कुछ देखना था, लेकिन कुछ लोग थे जो अमरनाथ के अलावा और कुछ देखने को राज़ी नहीं थे। कंडक्टर साहब ने पूछा इसलिए कि वेरीनाग जाने का रास्ता पहलगाम के सीधे रास्ते से भिन्न था और उसे अपने बस कारवां से अलग से ले जानी पड़ती। उसके लिए करीब 300 रुपये अतिरिक्त दिए गए और बस वेरीनाग को मुड़ गई। जहाँ बस रुकी वहाँ चिनार के घने पेड़ और खूबसूरत बगीचा। पता चला कि यह तो नहर बह रही है। यह झेलम का उद्गम है और उस कुंड को चारों तरफ से पक्का बांध दिया है। चिनाब के बिल्कुल विपरीत स्वच्छ निर्मल पानी का कुंड। यह मानने को आज भी मन नहीं करता कि इतना बड़ा दरिया झेलम इतने शांत कुंड से निकलता हुआ, लेकिन हमारे ना मानने से क्या फ़र्क पड़ता है। अगर झेलम का उद्गम स्थल वही है तो है। वेरीनाग से जो बस चली तो हरियाली की गोद में दौड़ती रही। फिर जाने कब एक बहुत ही खूबसूरत नदी के किनारे किनारे पहलगाम जा लगी। जी हाँ, वह खूबसूरत नदी मालूम खूबसूरत नहीं थी, असाधारण तौर पर खूबसूरत। नाम है लिद्दर। सच कहता हूँ, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत नदी नहीं देखी। क्या पहाड़ी अल्हड़पन और क्या पानी का सफ़ेद बहाव। ऐसी तेज की सांप सरमाए और गर्जना ऐसी कि समूचा पहलवान उसके बिना सूना हो जाए। पहलगाम का दूसरा दिन करीब करीब यात्रा कार्यालय में ही बीता। नजमुद्दीन साहब छड़ी मुबारक की तरफ लपके जा रहे थे। हम लोगों की उत्सुकता जागी तो हम भी उनकी चीपू का सवार हो गए। पहुँचे तो साधुओं का भंडारा जोरों पर था। देश देशांतर से तो नहीं, प्रदेश प्रदेशांतर से आए हुए सैकड़ों साधु अपनी अपनी धुनी
रमाए डटे हुए थे। छड़ी मुबारक श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में प्रस्तावित शिवलिंग का प्रतीक है और अमरेश्वर शिव से श्रावणी पूर्णिमा को गुफा में जाकर सबसे पहले उन्हीं का मिलन होता है। छड़ी मुबारक आगे आगे फिर साधुओं का अपार झुंड और इसके बाद देश देशांतर के लगभग 12,000 यात्री, जिनकी सुख सुविधा के लिए कश्मीर सरकार महीनों पहले से यात्री की तैयारी करती है, रास्ता साफ करती हैं, डॉक्टरों, पुलिस और संचार व्यवस्था का बंदोबस्त करती हैं। पहाड़ी यात्राओं के नियम सीख चला था। उनमें से एक नियम यह भी याद आया कि धीरे चलो। वह भी करके देख लिया, लेकिन थकावट आनी शुरू हुई और तो जैसे दौड़ती हुई आई। आधे मील के अंदर अंदर यह हालत हो गई कि एक शिला की शीतल छां ढूंढनी पड़ गई। आगे पीछे देखा तो थोड़ा दूर पर केवल छोटे अपना डंडा लटखटाते चले आ रहे थे। हमें सुस्तता देखकर उनकी भी जान में जान आई। कपूर कहीं बहुत पीछे, संतोष कहीं बहुत आगे, अपना पांचवा साथी वैरा, जिसे हमने बहादुर कहना शुरू कर दिया था, हमें ज़्यादा थका देखकर नीचे उतरकर नीलगंगा तक का पानी थर्मस में भर लाया। यात्रियों का कारवां ज्यों का त्यों जारी था। धीरे धीरे हम लोग हंसते मुस्कुराते बैठते बतियाते चंदनवाड़ी के नज़दीक आ गए। हमें पड़ाव चंदनवाड़ी में ही रात बितानी थी। रास्ते में देखा कि ऐसा भी यात्री था जिसके टांग थी ही नहीं। बैसाखियों के सहारे वह हमसे ज़्यादा तेजी से चल रहा था। इससे हमारी दो सही सलामत टांगों का स्वाभिमान जागा और रफ्तार में तेजी आ गई। नीलकंठ के किनारे बसी हुई यह बस्ती धार्मिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। कथा के अनुसार काम, क्रीड़ा और खेल की बातों में भगवान श्री सदाशिव का मुख श्री पार्वती जी के नेत्रों के साथ लग गया। नतीजा यह हुआ कि उनका मुख अंजन के कारण काल हो गया। भगवान सदाशिव ने अपने मुख को काला देख तो उसे क्षीर गंगा में धोया, जिससे गंगा जी का रंग काला पड़ गया। इस जल के स्पर्श से महापापों का नाश हो जाता है। नील गंगा के नीले होने का यह धार्मिक रहस्य जानकर हिसाब लगाया कि पहलगाम में लिद्दर की खूबसूरती का रहस्य नीलगंगा की यही नीलिमा है। कुछ आस्थावान यात्री इस पानी की बर्फीली धार में शाम के धुधकते में गोते लगाते दिखे। चारों ओर पहाड़ी से घिरे समुद्र तल से 9,500 फीट की ऊंचाई पर चंदनवाड़ी के मैदान में यात्रियों का कोलाहल, इंतजामकारियों की लाउडस्पीकर ध्वनियाँ और घोड़ों की हिननाहट सब लहराती नील गांव में खो जाती। अपने टेंट के नंबर का पता लगाकर उसमें बिस्तर जमाए गए। थकावट के मारे बुरा हाल था। अपना पहलगाम वाला परिचित बेचारा हमसे किसी को पानी दे रहा था, किसी के लिए चाय ला रहा था। यात्रा के साथ चले रहे मोबाइल भोजनालय से खाना लाकर खाया गया और सारे बंदों को बिस्तरों पर लेटने की देरी थी कि नींद ने दबोच लिया। तड़के आँख खोली तो टेंट के पीछे रस्सियाँ खुली हुई और छोटे की ऊनी सदरी चश्मा, जिनके बिना उसकी समूची दृष्टि यात्रा भर धुंधली रही, और बहादुर की बरसाती जैकेट गायब थी। लाउड स्पीकर पर ऐलान हो रहा था, यात्री मेहरबान से दरखास्त है कि वे जल्दी से जल्दी चलने की तैयारी करें, आगे चढ़ाई बड़ी कठिन है। तो देखा बच्चों, यह थी अमरनाथ की यात्रा। इसके बारे में हमने पढ़ा, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड बाय।